हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार बौरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है ये अपडेट? तो बेसिकली आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि जो फ्रांस के हेड ऑफ स्टेट हैं अर्थात प्रेसिडेंट हैं, इनका विजिट होगा इंडिया में और इंडिया का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वो इन्वाइटेड हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो विजिट है ये हमारे लिए, हमारे और यूरोप के संबंधों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका डिटेल में चर्चा करेंगे और एक मुद्दा, एक टॉपिक, एक डिस्कशन मैं आपके सामने कॉइन भी करूंगा कि क्या फ्रांस धीरे धीरे करके हमारे लिए रशिया को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि जो हमारी फ्रेंडशिप रशिया के साथ है, क्या रशिया का एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर आज भारत फ्रांस को देख रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे और कुछ निष्कर्ष निकालने के भी प्रयास करेंगे। आप सभी के कमेंट जरूर मैं रीड करूंगा कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं कि क्या भारत के बदलते हुए जो राजनीतिक महत्व हैं, जो बदलते हुए राजनीतिक इंटरेस्ट हैं, उनको देखते हुए रशिया को रिप्लेस कर रहा है फ्रांस। ये क्वेश्चन है, आंसर मैं आप पर छोड़ता हूं, पर डिस्कशन में एक डायरेक्शन हम जरूर लेकर जाएंगे। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें फ्रांस के बारे में समझ लें जिससे हमें बेहतर तरीके से समझ में आए कि वास्तविकता में फ्रांस है क्या, क्या इसका महत्व है भारत के लिए। अगर हम स्टार्ट करें तो बेसिकली फ्रांस के बारे में सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन तो आई थिंक आप सभी ने सुन रखी होगी, आप जानते होंगे। ये वो देश है जहां पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अपने प्रोडक्ट के फॉर्म में, अपने बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें दो शब्द दिए जो संविधान में वर्णित है, जिसे कहा जाता है इक्वालिटी और लिबर्टी। इन शब्दों को अपने संविधान में शामिल करने वाला फ्रांस पहला देश बना। इसी प्रकार से अगर मैं आपको फ्रांस की सरकार के बारे में बताऊं तो एकात्मक अर्थात यूनिटरी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, जहां सारी जो पावर है मुख्यतः ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली तो ये भूमध्य सागरीय देश है अर्थात मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आने वाला देश है, कुछ हिस्सा इसका आता है। तथा अगर मैं आपसे कहूं कि लगभग इसकी 13 मुख्यतः जो है ओवरसीज टेरिटरीज हैं। ओवरसीज टेरिटरी का मतलब है कि फ्रांस भी एक जो है उपनिवेश करने वाला देश रहा, बड़े स्तर पर उपनिवेश करा, आज भी कुछ स्थानों पर इसका उपनिवेश कंटिन्यू है और आप पाएंगे 13 कुछ कुल मिला के मोटे तौर पर 13 ओवरसीज टेरिटरीज हैं और इनमें से 2 प्रमुख हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि लैटिन अमेरिका का फ्रांस भी पार्ट है, यानी कि फ्रांस की एक कॉलोनी है जिसे फ्रेंच गुआना कहा जाता है, ये पार्ट है। और साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ आइलैंड्स जो इंडियन ओशन में आते हैं, जिसे रीयूनियन आइलैंड के नाम से आप जानते हैं, वो भी फ्रांस की ही कॉलोनी है, वो फ्रांस का भी पार्ट है। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो पुडुचेरी का एरिया फ्रांसी कॉलोनी था, जिसे समय के अनुसार जो है फ्रांस ने छोड़ा। इसी तरीके से अगर हम कुछ और बातों पर चर्चा करें तो याद रखिए कि फ्रांस की कुछ बहुत महत्वपूर्ण सदस्यताएं हैं। वैसे तो सदस्यताएं बहुत सारी हैं, यूरोपियन यूनियन का पार्ट हो या फिर यूरोप में जो मास डिस्ट्रक्शन हुआ था, आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस पूरी तरह से और इवन पूरा यूरोप पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उसे दोबारा रीबिल्ड करने में जो इनिशिएटिव में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, याद रखिए वो फ्रांस का था। यानी कि यूरोप पूरी तरह से तबाह हो चुका था विश्व युद्ध के बाद और उसे दोबारा खड़ा करने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो ब्रिटेन का नहीं, जर्मनी का नहीं, वो फ्रांस का था। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य, G7 देशों का सदस्य अर्थात वो देश जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज है, उनका पार्ट। इसी तरीके से जो परमाणु अप्रसार संधि था उसके स्थापक देशों में से एक, यानी कि वो देश जो परमाणु हथियार के प्रसार के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं, उनमें से मुख्य देश, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है। और याद रखिए इसका पार्ट होने के बाद भी फ्रांस ने भारत के परमाणु हथियार परीक्षण के अगेंस्ट कोई स्टैंड नहीं लिए थे। जानेंगे इस विषय पर भी और ये हमारी मित्रता का एक बड़ा स्टेटमेंट रहा। साथ ही इस चीज को भी देखिएगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड, आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होगा कि भारतीय सैनिकों ने, ये एक बार जो है इमैनुअल मैक्रोन का ये स्टेटमेंट था कि भारत और फ्रांस का जो रिलेशन है उसकी शुरुआत भारत की आजादी से पहले ही हो चुकी थी, जब विश्व युद्ध के समय जर्मनी और ब्रिटेन और खासकर जर्मनी जो है इन्वेड कर रहा था जिस समय फ्रांस को, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब इन्वेड करते हुए अंदर पहुंच चुका था फ्रांस के, तब के समय फ्रांस के बिहाफ में भारतीय सैनिक लड़ रहे थे जो ब्रिटिश आर्मी का बेसिकली पार्ट थे। इवन आपको कई प्लेसेस मिलेंगे फ्रांस में जहां पे भारतीय सैनिकों के स्मारक हैं,
जहां ये बताया जाता है कि भारतीय सैनिकों ने किस ब्रेवरी के साथ, किस साहस के साथ जो है वो युद्ध लड़ा और फ्रांस के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए जो है वो कार्य करा। इसी तरीके से अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इसे समझने का प्रयास करें कि फाइनली हमारे जो संबंध है फ्रांस के साथ वो किस स्तर पर पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले अगर हम सामरिक दृष्टि से देखें अर्थात स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर अगर हम नजर डालें तो आप यहां पर देख पाएंगे स्पष्ट तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भारत और फ्रांस का जो रिलेशनशिप है, भारत और फ्रांस दोनों के हेड्स ने इसे डिक्लेयर करा है, ये ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। याद रखिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं रिलेशन में। ऑल वेदर फ्रेंडशिप का अर्थ क्या है? ऑल वेदर फ्रेंडशिप का वास्तविकता में मतलब होता है हर एक कंडीशन पे, यानी कि योर नेशन इज राइट और रॉन्ग, आपका देश सही या गलत हो सकता है, पर यह कभी भी मित्रता का आधार डिसाइड करता है कि वास्तविकता में हम स्टैंड लेंगे उस देश के लिए या नहीं। यानी कि यहां पर जो भारत की फ्रेंडशिप है ये ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, यूएस के जैसी फ्रेंडशिप नहीं है जो कुछ डिस्प्यूट्स में आपके साथ होगा और कुछ में आपके अगेंस्ट भी खड़ा होगा। वॉर होगी चाइना से तो आपके साथ होगा, वॉर होगी शायद पाकिस्तान से तो आपके अगेंस्ट, या फिर कश्मीर डिस्प्यूट पे आपके अगेंस्ट हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं एक बहुत महत्वपूर्ण डायमेंशन फ्रांस के रिगार्डिंग ये है कि भारत की दो बड़ी समस्याएं हैं जो यूनाइटेड नेशन में अक्सर दिखाई पड़ती हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी है कि कश्मीर डिस्प्यूट को बहुत ज्यादा इंटरनेशनलाइज करा गया, अंतरराष्ट्रीयकरण करा गया इस लोकल विवाद का जो केवल दो देशों के बीच में है। आप सभी की सहज जानकारी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी दो देशों के बीच विवाद इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ जितना भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर डिस्प्यूट हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं है कि विश्व में अन्य मुद्दे नहीं हैं, पर चर्चा सबसे ज्यादा कश्मीर की हुई। उसके पीछे का कारण था यूएसए के द्वारा इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कस करना। और याद रखिए ये भारत की एक समस्या रही और इसका हर बार जो है भारत के कुछ बीते दशकों में फ्रांस ने जो है लगातार भारत का पक्ष इस पर लिया है। साथ ही भारत का दूसरा एक सपना है, याद रखिए कि भारत यह चाहता है कि हमें भी स्थायी सदस्यता मिले सुरक्षा परिषद की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता। यह भारत का एक लॉन्ग टर्म विजन है। G5 देशों में भारत शामिल ही इस कंडीशन से था और हमारे ये एजेंडाज भी थे कि हमें भी स्थायी सदस्य बनाया जाए। इस पर हमेशा यूएसए जो है वो अपना विरोध और खासकर चाइना अपना विरोध दर्ज कर चुका है, पर हमेशा इसके पॉजिटिव में, इसके समर्थन में दो देशों ने अपने स्टैंड लिए हैं। और हमेशा याद रखिएगा द वन एंड द ग्रेट वन इज रशिया एंड द सेकेंड वन इज फ्रांस। सबसे महत्वपूर्ण दो देश रहे, इसमें से पहला रहा रशिया और सेकेंड रहा फ्रांस। हमेशा इस सदस्यता का जो है समर्थन करा, जो इंडिकेट करता है हमारी और फ्रांस की ऑल वेदर फ्रेंडशिप को। इसी तरीके से याद रखिए कि भारत जो है वास्तविकता में एनएसजी का यानी कि जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप नेशंस हैं इसका सदस्य भारत नहीं है। इस कारण हमें परमाणु की जो सप्लाई है ये मुख्यतः दो देशों से होती है, वो भी सिविल कार्य के लिए, ये रशिया और फ्रांस है। अब इस चीज को भी समझिए, 1998 में जब भारत ने जो है वो अपना परमाणु हथियार परीक्षण करा तो सबसे जोर से शाउट करने वाला देश रहा यूएसए। और यूएस अलाइन जितने भी नेशंस थे सभी ने भारत के ऊपर एक एक करके सैंक्शंस लगाना स्टार्ट करे और इन सैंक्शंस के दौर में फ्रांस ने इंडिया का समर्थन करा था। यह एक बड़ा इंडिकेटर है कि भारत और फ्रांस के रिलेशन जो है वो बहुत पुराने हैं और इवन हमारी इंडिपेंडेंस के साथ ये बिल्ट और ग्रो होते जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि कौन से दो देश अच्छे मित्र होते हैं, कौन से दो देश आपस में बेस्ट अलाइन होते हैं। हमेशा याद रखिएगा सबसे अच्छे मित्र वो होते हैं जिनकी समस्या एक जैसी हो। आप देखेंगे कि आपका सबसे अच्छा मित्र और आप में अच्छी मित्रता का एक कारण है आप दोनों की ही समस्याएं समान हैं, आप सभी की प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं। याद रखिए जो समस्या भारत की है कुछ वैसी ही बनती हुई आज के दौर में आपको दिखाई देगी फ्रांस की। एक बड़ी समस्या फ्रांस के लिए और यूएसए के लिए दोनों के लिए है टेररिज्म, और भारत भी इसी टेररिज्म नामक बीमारी से जूझ रहा है, फंडेड बाय पाकिस्तान, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार का आतंकवाद। इसी तरीके से चरमपंथ, चाहे वो रिलीजियसली
इंडोक्ट्रिनेशन हो या चीजों को इस तरीके से भड़का कर प्रस्तुत करना जिससे देश के अंदर शांति व्यवस्था जो है खराब हो जाए। कुछ इसी प्रकार के दंगे आपको फ्रांस में भी देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से एक बात समझाऊं तो याद रखिएगा, फ्रांस या फिर जो यूरोपियन देश हैं उनमें दंगों को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं है, अनुभव नहीं है। कैसे इन्हें डील करा जाए इसकी जानकारी फ्रांस हो या फिर यूरोपियन नेशंस हो बहुत बेहतर तरीके से नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के दंगों से कभी यूरोप जो है परिचित ज्यादा नहीं रहा। भारत को इसका पुराना एक्सपीरियंस है, हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ कंडीशंस। इसके बारे में अच्छी जानकारी, इसके बारे में अच्छी समझ, इंटेलिजेंस ये भारत के पास रहा। और ये दो बड़ी समस्याएं जो भारत की भी है और फ्रांस की भी है, इन दोनों की ये समस्याओं का कॉमन सोल्यूशन है दो देशों का कोऑपरेशन। और ये चीज भारत और फ्रांस बेहतर तरीके से जानते हैं। इसी तरीके से अगर हम कुछ और चर्चा करें जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है सुरक्षा सहयोग। समझिएगा मिलिट्री कोऑपरेशन क्या दर्शाता है। सभी चीजों को भूल जाएं और सबसे पहले इधर फोकस करें। ध्यान दें, यहां पर मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं, गरुण हो, वरुण हो या शक्ति हो। ये हमारे अभ्यास हैं। वायुसेना का अभ्यास हो, नौसेना का अभ्यास हो या थल सेना का। एक 10 सेकंड का पॉज लेकर इस बारे में सोचिएगा कि अगर हम किसी देश के साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो ये किस चीज का इंडिकेटर है। हमेशा याद रखिएगा, अगर हम किसी देश के साथ वास्तविकता में कोई अभ्यास कर रहे हैं, जो सैन्य अभ्यास हो या नौसेना का अभ्यास हो या वायुसेना का अभ्यास हो, एक चीज परफेक्ट है, हम उस देश के साथ आने वाले समय में युद्ध नहीं लड़ने वाले। क्यों? क्योंकि जब हम सैन्य अभ्यास करते हैं हमारी सारी खासियतें, हमारी सारी कमियां कहीं ना कहीं उजागर होती हुई दिखाई देती हैं। हम उन्हीं देशों के साथ ही एक्सरसाइज करते हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उन डायमेंशंस को हमेशा ब्रश अप रखिएगा जो हमेशा आपको अपडेट रखें। याद रखिए, सैन्य अभ्यास का होना हमारे उस देश के साथ अच्छे संबंधों को दर्शाता है, एक विश्वास पात्र देश होने को दर्शाता है, वाइसा वर्सा है, हम उस देश के लिए और वो देश हमारे लिए। और तीनों ही कंडीशंस पे, तीनों ही टाइप के हमारे डिफेंस सेक्टर्स का कोऑपरेशन ये दिखाता है कि हम एक ऑल वेदर फ्रेंड हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट का सप्लायर रहा है फ्रांस हमारे लिए। जो बदलता हुआ परिदृश्य है, जहां रशिया हमेशा हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगा वेपन के सप्लाई के लिए, वहां आपको फ्रांस दिखाई देगा। फाइटर प्लेट की जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में लीडिंग नेशंस में से एक आता है फ्रांस। आपको अगर पता ना हो तो जान ले कि फाइटर प्लेन्स में अलग अलग पार्ट होते हैं, इंजन हो गया, उसके विंग्स हो गए। इस इवन में आपको बताऊं तो जो प्लेन होता है फाइटर प्लेन, उससे पायलट का इवैक्यूएट कर जाना, इंजेक्ट कर जाना, बाहर निकल जाना, इसकी टेक्नोलॉजी का पेटेंट है बेसिकली ब्रिटेन के पास। वो चेयर्स केवल ब्रिटेन बना सकता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे डायमेंशंस होते हैं। इन सभी टेक्नोलॉजीज का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको मिराज हो, ये फाइटर प्लेन है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हो, जैगुआर प्लेन हो, या फिर हमारा अभी न्यूज में काफी रहा हमारा राफेल, ये सब का सप्लायर रहा हमारे लिए फ्रांस। और सबसे बड़ी बात है, हमारे नौसेना के जो इक्विपमेंट्स हैं वो थोड़े पुराने होते जा रहे हैं और भारत नौसेना के इक्विपमेंट्स को अपडेट करने का एक नया रास्ता, एक नया आयाम फ्रांस के रूप में देख रहा है। तो ये सारी चीजें हमें दर्शाती हैं, प्रदर्शित करती हैं कि फ्रांस हमारे लिए जो है किस प्रकार से नई इमर्जिंग पावर, नया इमर्जिंग पार्टनर के तौर पर दिखाई देता है। हमेशा याद रखिए कि ये जो साझेदारी है ये दर्शाती हैं कि हमें लंबे समय अंतराल में इन दो देशों यानी कि रशिया और फ्रांस की किस प्रकार से आवश्यकता है। मैं बहुत तो नहीं, पर एक फेमस ऑथर हैं, उनकी एक लाइन थी कि भारत के लिए फ्रांस जो है वो एक अच्छा पार्टनर है। इसीलिए नहीं कि रशिया समय के साथ वीक हो रहा है, इसीलिए कि हमें अपने संबंधों को डाइवर्स करने की जरूरत है। रीजन इसका यह है कि बहुत सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं हमें एक से ज्यादा साथियों की आवश्यकता होती है। अगर मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कहूं तो भारत का एक बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि चाइना का अग्रेशन इंडो पैसिफिक में बढ़ रहा है, और ये एक कारण हमेशा याद रखिए, ये इंडो पैसिफिक भारत की फ्रांस से मित्रता का एक बड़ा आधार है। शायद ही आपको समझ में जल्दी आए, पर समझने का प्रयास करिएगा कि अगर इंडो पैसिफिक की मैं बात करूं तो इंडो पैसिफिक के लिए हमेशा याद रखिएगा कि इंडो पैसिफिक, ये याद रखिएगा, इस क्षेत्र में आपको जो है एक तरफ भारत दिखाई देगा, एक तरफ यूएसए दिखाई देगा, साथ साथ दूसरी तरफ चाइना दिखाई देंगे,
और चाइना का सपोर्ट करते हुए रशिया आएगा यूएसए को काउंटर करने, और यही कंडीशन है कि यहाँ पर ये नेक्सस ब्रेक हो जाता है। जब हम चाइना को काउंटर करने आते हैं, कहीं ना कहीं रशिया जो है वो हमसे दूर होता हुआ दिखाई देता है, और इस समय हमें एक ऑल वेदर फ्रेंड की आवश्यकता होती है, और वो फ्रेंड आपको कहीं ना कहीं फ्रांस के रूप में दिखाई देगा। और यही वो मेन रीजन है जहां आपको समझ में आएगा कि भारत क्यों अपनी फ्रेंडशिप जो है फ्रांस के साथ बीते कई दशकों से बढ़ा रहा है, और हम एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक और ऑथर हैं, उनकी एक लाइन थी कि भारत और जो रशिया है इनके रिलेशन शानदार रहे हैं, पर ये रिलेशन वास्तविकता में एक नए डायमेंशन की ओर इशारा करते हैं जो जापान और फ्रांस के द्वारा ही भारत के लिए सिद्ध हो सकते हैं। तो फ्रांस और जापान, ये आने वाले टाइम पे हमारे इनके साथ रिश्ते लगातार गहरे होते हुए आपको दिखाई देंगे। याद रखिए कि आप सभी अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टडी आईक्यू के P2I बैचेस अर्थात प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस, ये बैच सेकंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इस शुभ उपलक्ष्य पर अर्थात रिपब्लिक डे की सेल पर आपको जो है ये मिनिमम कॉस्ट पर मिल सकते हैं। ये कॉस्ट आपको जो दिखाई दे रही है, ये कॉस्ट आपको दो कंडीशंस पर 27 जनवरी के पहले और फैकल्टी कोड जैसा यहां मेंशन है AK लाइव, इसका यूज करने पर ही आपको मिलेगी। याद रखिए ये जो बैचेस हैं ये आपको कंप्लीट एब्सोल्यूट प्रिपरेशन कराएंगे आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से आपके इंटरव्यू तक। इसमें मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम इंक्लूडेड है, अर्थात अगर आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता है तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको ऑफलाइन मोड पर अपने प्रेमाइसेस पर विदाउट एनी कॉस्ट स्टडी आईक्यू लेकर आएगा और आगे की प्रिपरेशन कराएगा। अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं भी होता है तो डेली 3 आवर की जो क्लासेस हैं ये कंटिन्यू रहेंगी, साथ ही आपका करंट अफेयर प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटरशिप और SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स के नाम से क्रैश कोर्स इसमें इंक्लूडेड है। साथ ही याद रखिए कि ये सारी सुविधाएं आपको एक बार में एक समय पर एक स्थान पर इस माध्यम से उपलब्ध होंगी। कक्षाएं 27 जनवरी से प्रारंभ हो जाएंगी, शाम का ये बैच है। 2025 इसका टारगेट होगा। अगर इसी प्रकार से 2024 आपका टारगेट है तो समय बहुत कम है। बिना सोचे बिना विचारे स्टडी आईक्यू का SIP प्लस प्रोग्राम, जो कि एक क्रैश कोर्स है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपके सारे डायमेंशंस को एक बार में क्लियर करेगा, ये भी आपके लिए अवेलेबल होगा 4999 में। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं इसी प्रकार से एक नेक्स्ट डिस्कशन में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।